हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की 22 यानी कि 22 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 10th के लिए है और ये वर्कशीट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। सबसे पहले हम इंग्लिश करेंगे जो दोनों में कॉमन है, और उसके बाद सोशल साइंस की वीडियो है, पहले इंग्लिश में एंड उसके बाद हिंदी में। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसको शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आप सभी को पता है कि कुछ टाइम पहले, कुछ क्या अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ दिन पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी करके एक डॉक्यूमेंट आया है, एक नई पॉलिसी आई है जिसे हिंदी में नई शिक्षा नीति कहा गया है। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आएंगे। आपने उड़ती उड़ती खबर सुनी होगी, आधी अधूरी भी चीज़ें आपको पता चली होंगी। तो चलिए पढ़ते हैं एग्जैक्टली क्या है उसके अंदर। न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन 5+3+3+4। इसके अंदर बोला गया है कि जो स्ट्रक्चर है स्कूल एजुकेशन का उसको चेंज कर देंगे। 5+3+3+4 का एक नया सिस्टम आएगा जिसमें कि क्या होगा, जो 3 साल होंगे प्री स्कूल के और जो 12 साल होंगे वो अदर स्कूल के। आपको पता है ना, जैसे प्री प्राइमरी करते हैं हम लोग, नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी, वो वाला जो 3 ईयर है प्री स्कूल के रहेंगे और उसके बाद जो 12 साल हैं वो बाकी के टाइम के रहेंगे। सबसे पहले बच्चा जाएगा प्री स्कूल में, जिसको हम या फिर बोलेंगे बाल वर्तिका। फॉर चिल्ड्रन 3 से 6 तक के बच्चों के लिए होगा। जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तो वो फाउंडेशनल स्टेज पे पहुंच जाएगा, जो कि 6 to 8 ईयर्स के बच्चे रहेंगे, और इसका मतलब सिंपली क्लास 1 and 2। उसके बाद हमारी प्रिपरेटरी स्टेज आएगी। प्रिपरेटरी स्टेज में होगा 8 to 11 ईयर्स के बच्चे और क्लास 3rd to 5th में होंगे। तो मतलब सिंपल सी बात है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले प्री स्कूल है 3 to 6 ईयर्स का, उसके बाद फाउंडेशनल स्टेज है 6 to 8 ईयर्स यानी कि क्लास 1-2, एंड जो हमारा प्रिपरेटरी स्टेज है वो क्लास 5th तक रहेगा। जो हमें प्राइमरी कहते थे ना पहले, उसको प्रिपरेटरी स्टेज कहेंगे, जो क्लास 3rd to 5th तक के लिए रहेगा, और 8 से 11 साल तक के बच्चे इसमें रहेंगे। फिर हमारे पास आएगा मिडिल स्टेज, यानी कि जो 8th क्लास तक रहता है उसको कहेंगे मिडिल स्टेज, जिसमें 11 to 14 ईयर्स तक के बच्चे रहेंगे। इसमें रहेगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। मतलब बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए पढ़ाया जाएगा साइंस, मैथ्स, एसएसटी, आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के बाकी सब्जेक्ट्स। फिर हमारे पास आएगी सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 9 to 11, अभी सेकेंडरी 10th तक बोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी 11 12 होता है, उसको चेंज करके बोल दिया गया है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 14 से 18 ईयर्स तक के बच्चे आएंगे, और 9 to 12th क्लास मतलब 12 साल की जो स्कूल एजुकेशन मिलनी है वो कंप्लीट हो गई इसमें। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। अब जो हमारा सेकेंडरी स्टेज है यानी कि 9 to 12 ईयर क्लास वाला, इसमें क्या किया जाएगा, बच्चों के पास अपनी स्ट्रीम चूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जैसे अभी होता है ना कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स आप क्लास 11th में चूज़ करते हो, अब ऐसा नहीं होगा। एज़ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ उसमें चेंजेस आ गए हैं। बच्चे अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं 9th क्लास में ही, ठीक है। स्कूल एग्ज़ाम्स विल बी हैंड ओनली 3 लेवल्स, 3, 5, 8। जो स्कूल के पेपर होंगे वो 3 लेवल में होंगे, क्लास 3rd में, 5th में और 8th क्लास में। जो असेसमेंट का होता है, आपका टेस्ट होते हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं, विल शिफ्ट टू अ फॉर्मेटिव स्टाइल। वो फॉर्मेटिव स्टाइल में होंगे। फॉर्मेटिव स्टाइल का मतलब क्या होता है, जैसे आपके यूटीज़ वगैरह होते हैं ना, एक होता है सबमिटिव और एक होता है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है कि जो पेपर होंगे वो ऐसा नहीं होगा लास्ट में हो रहा है, जो आप पढ़ते जाएंगे उसके साथ के साथ में पेपर भी होते चले जाएंगे। विच विल टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंसेप्ट। अब उसमें ऐसा नहीं है कि रट्टा मार के आपको पूरी की पूरी चीज़ें हो जाएंगी, आपसे हॉट्स पूछेंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे, ठीक है। चलिए फिर बोला है बोर्ड एग्ज़ाम विल हैव लेसर स्टेक्स। बोर्ड एग्ज़ाम
कम हो जाएंगे। ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्ज़ाम ट्वाइस ड्यूरिंग एनी स्कूल ईयर, 2 बार लेने होंगे और कभी भी किसी भी स्कूल के साल में। वन विल बी मेन एग्जामिनेशन एंड फॉर इम्प्रूवमेंट इफ़ डिज़ायर्ड, एक तो मेन एग्ज़ाम होगा और अगर किसी को इम्प्रूवमेंट, किसी को लगता है कि उसके उससे बढ़िया नंबर, उससे अच्छे नंबर आ सकते हैं तो वो भी पॉसिबल है। होम लैंग्वेज मदर टंग लोकल लैंग्वेज विल बी यूज टू टीच टिल क्लास 8th क्लास तक कोई इंग्लिश हिंदी मीडियम नहीं होगा, मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। जिसको मान लीजिए कोई दिल्ली में हिंदी है, हिंदी में पढ़ेगा। अगर मान लीजिए कोई गुजरात में है तो वहाँ गुजराती मीडियम होगी, लोकल लैंग्वेज। जहाँ के भी वो पर्सन है, जहाँ का भी वो बच्चा है, जहाँ भी वो स्कूल है, वहाँ की मदर टंग में, यानी कि मदर टंग में या फिर लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। मदर टंग का मतलब ही हो गया कि जैसे मान लो गुजरात में गुजराती हो गई, ठीक है, कर्नाटका में जो कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है उसमें मतलब वो वाला मीडियम यूज़ करेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स विल बी ऑफर्ड एट 2 लेवल, जो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं उसको 2 लेवल्स में दिया जाएगा। एक तो बिगिनिंग विल बी डन विद मैथमेटिक्स, ठीक है, फॉर विच बिगिनिंग विल बी डन विद मैथमेटिक्स। 2 लेवल ऑफर किए जाएंगे। जैसे मैथ्स के लिए अभी आपने देखा होगा ना, लेवल 1 लेवल 2 है, उस टाइप के रहेंगे। स्कूल स्टूडेंट्स विल हैव 10 बैगलेस डेज ड्यूरिंग विच दे आर टॉट अ वोकेशन ऑफ द चॉइस। 10 स्कूल जब बच्चे जाएंगे तो 10 दिन उनको बिना बैग के स्कूल जाना होगा और उस टाइम पे उनको वोकेशन के बारे में सिखाएंगे कि भाई क्या बनना चाहते हो, उसके बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आप समझ गए हैं अब कितने चेंजेस आएंगे, सोच के देखिए ज़रा। ऐसा नहीं है कि आप 11th क्लास में सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जब मर्जी 9th क्लास के बाद आप चूज़ कर सकते हैं, आपको जो जो पढ़ना है आपको वो मिल जाएगा। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़। अब आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, जिसमें आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ जो भी हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी उसके बारे में आपको उसमें लिखना है 120 से 150 वर्ड्स में। हाउ मेनी यू मे राइट अबाउट, आप लिख सकते हो जिस चीज़ के बारे में आप एक्साइटेड हो, जिसके बारे में आप कंसर्नड हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी। शुरू करते हैं। द प्रिंसिपल SKV सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो लड़के हैं बॉयज़ हैं वो K की जगह लिखेंगे B। सर्वोदय बाल विद्यालय, ये सर्वोदय कन्या विद्यालय कर दिया। और जो कोएड स्कूल के तो वो लिख देंगे सर्वोदय कोएड स्कूल, ठीक है, रमेश नगर न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट है व्यूज़ अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। रिस्पेक्टेड मैम, यहाँ पे रखेंगे अपना नाम। आई एम राधा, a student from class 10th of your school. I am writing this letter to let you know about my view about the new education policy which was framed। बोला है कि मैं 10th क्लास की राधा हूँ और मैं ये लेटर लिख रही हूँ अपने व्यूज़ बताने के बारे में, आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो मेरे व्यूज़ हैं मैं वो देना चाहती हूँ, जो कि अभी अभी बनी है। मैं बहुत ही खुश हूँ ये सुन के कि नई पॉलिसी आ रही है जो कि गवर्नमेंट ने फ्रेम करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द सेम। सम पॉइंट्स आर, कुछ पॉइंट्स हैं। 12 ऑफ स्कूल ही रहेंगे, 3 प्री स्कूल के रहेंगे। रिजिड सेपरेशन होगा एकेडमिक ईयर, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल स्ट्रीम्स में बच्चों की। इंटर्नशिप्स, यहाँ एन आएगा, इंटर्नशिप्स दी जाएंगी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को, ठीक है। द बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 10 12th विल बी लेस टेक का रहेगा। आई एम बहुत हैप्पी फॉर द सेम, मैं बहुत खुश हूँ। द हैप्पी पार्ट इज़ दैट बोर्ड एग्जाम्स विल बी ऑफ लेस टेक। इट इज़ इवन नाइस टू नो दैट देर इज़ नो सेपरेशन बिटवीन अकेडमिक स्ट्रीम। कोई सेपरेशन नहीं है साइंस कॉमर्स आर्ट्स का, बच्चों को जो सब्जेक्ट चाहिए वो ले सकते हैं। थैंक यू मैम फॉर पेशेंटली रीडिंग दिस लेटर। थैंक यू सो मच, आपने ये लेटर इतना पेशेंटली पढ़ा। लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड स्कूल नाउ। आप लोगों को भी लग रहा होगा ना स्कूल अटेंड करना है, तो बस जल्दी से मैं आशा करता हूँ कि मैं करती हूँ कि स्कूल पहुँचूँ। रिगार्ड्स राधा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आज की कंप्लीट होती है। आप ये लेटर लिख सकते हैं, आप चाहें आप तो अपने व्यूज़ देने हैं आपको, तो आप उसमें नए पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी इंग्लिश की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम सोशल साइंस शुरू करेंगे इंग्लिश में। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आज की जो हमारी सोशल साइंस की वीडियो है बेटा, सोशल साइंस की जो हमारी वर्कशीट है उसका टॉपिक है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारे इंडियन इकोनॉमी के 2 सेक्टर हैं, वैसे तो 3 हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी, सर्विस सेक्टर भी था, बट अभी हम बेसिकली 2 सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो देयर आर
Other ways of classifying economic activities, it can be classified as a public, private and organized and unorganized sector. इसके बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया जा सकता है। एक तरफ पब्लिक है और एक तरफ प्राइवेट है। पब्लिक में क्या होता है, गवर्नमेंट ओनरशिप रहती है असेट के ऊपर, ठीक है, एंड प्राइवेट में गवर्नमेंट ओनरशिप नहीं रहती। पब्लिक में और लिखा है पर्पस, कुछ नहीं है पर्पस। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसका तो पर्पस चलो पैसा कमाना होता है, लेकिन पब्लिक का पैसा कमाना नहीं होता। जो लोग काम करते हैं उनको जॉब सिक्योरिटी मिलती है और सारी की सारी सर्विसेज सरकार यानी कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। लीव्स भी मिलती हैं और बाकी सैलरीज भी मिलती हैं। और एग्जांपल है रेलवेज़, रेल सरकारी नौकरी है ना, लगा लो, जिनकी सरकारी नौकरी है उसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। जो सरकार की भागीदारी रहती है। और उसके अलावा क्या लिख रखा है, मेन प्रॉफिट, जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। जो लोग वहाँ काम करते हैं उनको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। सेम वेज हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है, बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। जो मोटिव है वो पैसा कमाना होता है। जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। और जो ऑल द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, जो इंडिविजुअल है या फिर जो कंपनी है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पेड लीव्स मिलती हैं और अदर फैसिलिटीज़, मतलब इतना नहीं जितनी पब्लिक सेक्टर में मिलती है उतनी प्राइवेट में नहीं मिलती। और एग्जांपल है टिस्को, रिल एटसेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। फिर हमारे पास है ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें लोगों को फेयर वेज मिलता है जितना मिलना चाहिए। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं कि इतने से इतने घंटे आप काम करोगे। सिक्योर एम्प्लॉयमेंट होती है कि भाई मिलेगा इतना पैसा। बेनिफिट ऑफ, जो अलग अलग एम्प्लॉई जो स्कीम्स होती हैं उसका बेनिफिट मिलता है। अच्छी काम की बेटर वर्क कंडीशंस होती हैं, जैसे कि बैंकिंग, सरकारी बैंक के बारे में बात करती हूँ। कौन कौन से बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा कैनरा बैंक। ये सारे के सारे बैंक आपके क्या हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं इनको। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आता है, लो वेजेस। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि भाई उनको, उनकी वेज कोई डिफाइन नहीं होती तो कम पैसे मिलते हैं। उनकी वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते और वो इनसिक्योर रहते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के, क्योंकि पता नहीं ना कब नौकरी छूट जाए। नो सच बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं मिलते। वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती, एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे कि हॉकर, हॉकर क्या होते हैं, जो रेडी चलाते हैं आपके एरिया में। अब हमारे पास हमने पढ़ लिया बेसिक 4 प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर एंड उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी के बाद आपके पास है, हमने वो तो पढ़ लिया था। फिर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर पढ़ा है। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इसके बीच में लाइन डाली और एक एक करके पॉइंट लिखना शुरू कर दो। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑन एसेट, और आप यहाँ लिखेंगे ओनरशिप इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। फिर दूसरा, पर्पस इज नॉट जस्ट टू अर्न मनी, एंड ये क्या है, गाइडेड बाय इन द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। जॉब की सिक्योरिटी रहती है, जॉब की सिक्योरिटी नहीं रहती। सारी की सारी सर्विसेज सरकार प्रोवाइड करती है या कोई कंपनी या इंडिविजुअल प्रोवाइड करता है। सॉरी, पेड लीव मिलती हैं, पेड लीव नहीं मिलती और बाकी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती। ये हो गया आपका 5th पॉइंट और ये हो गया 6th पॉइंट। एग्जांपल रेलवे और इसका टिस्को। कुछ नहीं करना, आपको बस नोट डाउन करना है। बीच में लाइन डालिए, एक तरफ लिखिए पब्लिक सेक्टर, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर, और ये 6 पॉइंट लिख दीजिए। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन नहीं किया तो आप सीधा सीधा इसको पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लिखा हुआ है ये ऑर्गेनाइज्ड है, कंपेयर करना है तो फेयर वेज मिलती है, फेयर वेज नहीं मिलती। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होते। सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, अनसिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, बेनिफिट नहीं मिलता है यहाँ पे, नो सच बेनिफिट। बेटर वर्क कंडीशन, नॉट गुड वर्किंग कंडीशन। एग्जाम्पल बैंकिंग और एन एग्जाम्पल हॉकर्स। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड का आंसर है ये।
अगला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉब्लम्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। पूछा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, शॉर्ट नोट लिखो। आप लिखोगे इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर people get low wages, comma working hour is not fixed, comma insecure unemployment, comma no such benefit, comma working condition is not good। यहाँ तक नोट डाउन कर देंगे। In the unorganized sector, people get low wage, working hour is not fixed, insecure unemployment is there, no such benefit is provided, and last आप लिखेंगे working condition is not good। लास्ट क्वेश्चन है मेंशन 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सो पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल्स हैं पीवीआर सिनेमा, बिग बाज़ार, रिलायंस, टाटा मोटर्स एंड मारुति। और पब्लिक सेक्टर जिसको हम सरकारी भी बोलते हैं, एग्जांपल है डीटीसी, दिल्ली जल बोर्ड। डीटीसी क्या है? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। दिल्ली जल बोर्ड आपको पता है, एमसीडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, पीडब्ल्यूडी। और ऐसे ही आपका एम्स हॉस्पिटल है, वो भी सरकारी है, वो भी पब्लिक सेक्टर में आता है। तो इसी के साथ हमारी इंग्लिश मीडियम की सोशल साइंस की वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट। सो आज का हमारा टॉपिक है, हम अर्थशास्त्र का ही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। जैसे कि आपको भी पता है पिछली वर्कशीट में हमने अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। आपको पता है कि जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसमें हम क्या करते थे, उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं। द्वितीयक में नेचर से मिलने वाली, हमारे पर्यावरण से मिलने वाली चीज़ों को जब हम क्या करते हैं, उससे हम नई चीज़ बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक। और तीसरा जो क्षेत्रक था वो हमारा सेवा क्षेत्रक था। आज हम उसके बारे में ही आगे पढ़ेंगे। आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रकों को वर्गीकृत करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक तथा संगठित क्षेत्रक एवं असंगठित क्षेत्रों के रूप में हो सकते हैं। चलिए देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्रक में क्या है। परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण, इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता, रोजगार की सुरक्षा होती है। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती हैं। और उदाहरण है भारतीय रेलवे, जिसे हम सरकारी बोलते हैं ना, सरकारी सामाजिक सार्वजनिक क्षेत्र ही होता है। अब इसमें क्या होता है, सब चीज़ में सरकार, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो गवर्नमेंट देखती है ना, और उनका मेन मोटो पैसा कमाना नहीं होता, सोशल वेलफेयर करना होता है। रोज़गार की सुरक्षा मिलती, कितने लोगों को रोज़गार मिला हुआ वहाँ पे, और भी बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, छुट्टी वुट्टी मिल जाती है। उदाहरण होता है जैसे कि रेलवे का एग्जाम्पल है आपका। ऐसे ही निजी क्षेत्रक भी हमारे पास परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है, 1% का राइट होता है। इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके उतना मोटो रहता है। रोज़गार की सुरक्षा नहीं होती, सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है, और जो छुट्टी और अन्य सेवाएं हैं वो नहीं प्राप्त होती। ठीक है, जैसे कि टिस्को या फिर कुछ और। ये तो एग्जाम्पल था प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का। सरकारी और प्राइवेट वाला एग्जाम्पल लगा लीजिए एक तरीके से। अब हमारे पास है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र क्या होता है, अच्छा क्षेत्र होता है, उचित वेतन मिलता है वहाँ पे। ठीक है, जो काम करने के जो आवर्स होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं, नौकरी पक्की नौकरी होती है, जो कर्मचारी योजना उन सबका फ़ायदा मिलता है। कार्य की अगर बुरा से बुरे टाइम में भी काम करने को मिलता है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया इसका बैंकिंग। ऐसे हमारे पास अनऑर्गेनाइज यानी कि असंगठित क्षेत्र भी है, जिसमें लोगों को कम पैसे मिलते हैं, काम करने का समय निश्चित नहीं होता, नौकरी भी बिल्कुल नहीं पता कब छूट जाए, और जो कर्मचारी है उसकी आयोजनाओं का अभाव रहता है, और निम्न और घटिया किस्म की परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल रेहड़ी पटरी वाले। ठीक है,
ये हमने पढ़ लिया आज की वर्कशीट। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक पर आपको क्या करना है कि तुलना करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, बीच में लाइन डालिए, पहला पॉइंट दोनों का, दूसरा पॉइंट दोनों का, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 पॉइंट दिए। आपको पता ही है, आपने पढ़ ही लिए हैं। संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्र में तुलना कीजिए। फिर से यही करना है, लाइन डालिए, एक तरफ देखिए संगठित क्षेत्र, दूसरी जगह असंगठित, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये हो गया आपका छठा। फिर आपके पास आएगा असंगठित क्षेत्र की समस्याओं पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लीजिए। लिखना है असंगठित क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी करनी है आप लोगों को। ये असंगठित क्षेत्र आपको लिखना है, असंगठित क्षेत्र की समस्याएं निम्न है। निबंध लिखना था। असंगठित क्षेत्र में कम वेतन कार्य का मिलता है, कार्य का समय निश्चित नहीं होता, नौकरी की अनिश्चितता होती है, कर्मचारी अयोग्यों का अभाव, निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां होती हैं। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, होती है लिख लीजिए बस इसके बाद, और इसको आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे। चलिए, आखिरी प्रश्न है हमारे पास। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के 5 उदाहरण लिखने हैं। तो पीवीआर, सिनेमा, बिग बाजार, सैमसंग, टाटा मोटर्स, मारुति, ये सारे के सारे किसके हैं? निजी। जो आपका क्षेत्रक है, निजी क्षेत्रक के उदाहरण है डीटीसी दिल्ली, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, दिल्ली जल बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, एम्स हॉस्पिटल, ये सारे के सारे आपके हैं उदाहरण। किसके? एक ये वाले सार्वजनिक के हैं और ऊपर वाले आपने पढ़े थे निजी क्षेत्र के। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलेंगे हम कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।